नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आया हूं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमने कल पुर्तगाली कंपनियों का देख लिया। पुर्तगाली कंपनी कैसे आई, क्या हुआ, वास्को डी गामा कौन था, उसकी मृत्यु कहाँ हुई, और भी जो उसके गवर्नर थे, ये सब कल हमने आप लोगों को बता दिया सब चीज़ें। आज हम लोगों का टॉपिक है पढ़ना हमको डच, डेन और फ्रांसीसी। जो ब्रिटेन वाला पार्ट है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इससे यह होगा कि छोटा छोटा टॉपिक पहले निपटा लेते हैं कि छोटी छोटी कंपनियां हैं, डच, डेन और फ्रांसीसी। ये छोटी छोटी कंपनियां हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक, तो वो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, उसको निपटा लिया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग विस्तार से ब्रिटेन को पढ़ने वाले हैं और पूरे 1947 तक पढ़ेंगे, और 1947 के बाद भी हम लोग पढ़ेंगे। पूरा भारत का विभाजन कराते हुए पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब लोग डाल लीजिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच, एक डाल सकते हैं डच या डच कंपनी। आप लोग मैं बता चुका हूं कि डच कंपनी की स्थापना कैसे हुई और उसका नाम क्या था वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी। दरअसल 1602 की बात है। 1602 में जो डच संसद थी, डच इसको हालैंड भी बोलते थे, याद रखना बात, डच या हालैंड। तो हालैंड कंपनी भी दी है, इसका मतलब समझ जाना कि ये डच की ही बात कर रहा है। ठीक है, चलिए। 1902 में हालैंड की संसद ने एक अधिनियम बनाया। उस अधिनियम के माध्यम से एक कंपनी पारित की जिसका नाम था हालैंड या डच ईस्ट इंडिया कंपनी या विरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी। फिर उसी कंपनी को लगभग 21 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र दे दिया गया कि आप जाइए भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करिए। फिर व्यापार करती रही, लगभग पुर्तगालियों को बहुत सारी मात दी मतलब उनको हराया। बहुत सारी जगहों पर पुर्तगालियों को उसने हराया। फिर इसके बाद लेकिन पुर्तगाली तो हराया, लेकिन अंग्रेज इस समय थे और डचों को अंग्रेजों ने परास्त किया। पुर्तगालियों को इन्होंने हराया, लेकिन डचों को अंग्रेजों ने फिर परास्त किया, और फिर बाद में इनको अपनी कंपनी छोड़ के भागना पड़ा। ठीक, चलिए हम लोग कुछ पॉइंट पर बात कर ले रहे हैं। 1602 में डच संसद ने एक प्रस्ताव के माध्यम से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत एवं अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार दिया गया या अधिकार पत्र दिया गया। ठीक, किसा भारत और अन्य पूर्वी जो देश थे उनके साथ व्यापार करने के लिए कितने सालों का, 21 वर्षों का अधिकार पत्र। भैया आप लोग चले जाइए, आप लोग व्यापार करिए। ठीक, चलिए। फिर ये आए, फिर सबसे पहले इन्होंने डचों ने क्या किया, 1605 में मुसलीपट्टनम में अपने प्रथम का कारखाना खोला। ठीक, 1605 में डचों ने प्रथम कारखाना
प्रथम कारखाना मुसलीपट्टनम में खोला। मुसलीपट्टनम में खोला, ठीक। और दरअसल क्या था ये बात, ये मुसलीपट्टनम में क्या प्रथम कारखाना इन्होंने खोला, ठीक। और फिर दूसरा कारखाना कहाँ खोला इन्होंने, दूसरा कारखाना भी धीरे धीरे करके खोलते रहे, ठीक। आप लोग दूसरा कारखाना पता हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं तो पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, फिर इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी, विशेषता क्या थी, बाद में उसी विशेषता के चक्कर में मार खा गए, ठीक है ना। ये थी क्योंकि इनका एक किला था, पुलिकट में एक किला था, गेल्ड्रिया का किला था, उसको ही इन्होंने केवल किला बंद किया था और बाकी बस्तियां बिना किले की थी। विशेषता ये थी, ठीक है। चलिए, भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता गेल्ड्रिया के दुर्ग को छोड़कर अन्य किसी भी कारखाने पर, अन्य किसी भी फैक्ट्री पर किलेबंदी नहीं थी, ठीक है। किसमें, केवल एक ही ऐसा कारखाना था, गेल्डिया का दुर्ग, ठीक है। गेल्डिया का कारखाना था, ये कहाँ था, पुलिकट में, ठीक। वहीं पर इस दुर्ग का निर्माण कर, बाकी जो भी फैक्ट्रियां थी वो बिना, जो प्राचीर दीवार थी ना, बिना घेरे की थी। बाद में इसी विशेषता कारण हम लोग मार खाए हैं, तो बाद में अंग्रेजों ने इनको बहुत मार के भगाया, ठीक। तो और इनका मुख्यालय कहाँ पर था, इनका जो मुख्यालय था 1690 के पहले इनका कारखाना पुलिकट ही था, जो मुख्यालय होता था, क्या, क्योंकि किलेबंदी यही थी तो मुख्यालय यहाँ पर। फिर बाद में उन्होंने नेकपट्टनम को बनाया, ठीक। 1990 में इन्होंने अपना मुख्यालय पुलिकट से नेकपट्टनम स्थानांतरित किया, ठीक। पहले क्या था, पुलिकट था, बाद में नेकपट्टनम में इन्होंने उसका कारखाना बनाया, ठीक। और एक चीज, ये भारत से ले क्या जाते थे, भारत से निर्यात क्या करते थे, भारत से निर्यात मतलब भारत से क्या क्या चीज ले जाते थे, कौन कौन चीज ले जाते थे, नील, क्या ले जाते थे, नील, सोरा और सूती वस्त्र, ये सबसे ज्यादा भारत से ये लोग ले जाते, ठीक। और मैक्सिमम हम बता रहे हैं आपको, इनका व्यापार तो भारत से कर रहे थे, ठीक है। इनको पुर्तगालियों के बहुत सारा भाग, लेकिन इनका दिमाग ज्यादा इंडोनेशिया में ज्यादा लग रहा था, क्योंकि मसाला इंडोनेशिया से ज्यादा मंगाते थे, ठीक। तो इनका दिमाग क्या था, इंडोनेशिया की तरफ ज्यादा लगा था। तो बाद में वही कारण था, बाद में ये लोग मात खा गए, ठीक। इसके बाद इन्होंने एक सबसे बड़ी विशेषता ये, इन्होंने सिक्के चलवाए, कहां पर, मुख्यालय पहला क्या पुलिकट था, तो पुलिकट में इन्होंने सिक्के चलवाए। डचों ने पुलिकट में स्वर्ण निर्मित
स्वर्ण निर्मित, नाम क्या था? पैगोडा, पैगोडा, पैगोडा सिक्के, सिक्के डचों ने पुलिकट में स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के चलवाए। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पैगोडा सिक्के थे पुर्तगाली वो डचों द्वारा जारी किए गए थे, वो किस धातु के बने थे? वो कौन से थे? वो थे सोने के। ठीक है, चलिए अगला है, एक सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है। चलिए युद्ध हम लोग बाद में देख लेंगे, इनके जो अन्य कारखाने हम लोग देख लेते हैं पहले। इनके अन्य कारखाने, अन्य कारखाने, मतलब हमने कभी एक ही कारखाना बताया, कौन सा बताया? मछलीपट्टनम। अन्य कारखाने कौन थे? पुलिकट था, पुलिकट, पुलिकट बोलते, पुलिकट कब? ये 1610। 5 में कहा गया? 5 में मछलीपट्टनम था, फिर 10 में पुलिकट, फिर सूरत, सूरत में 1616, फिर पिपली, बहुत इंपॉर्टेंट, पिपली या पिपली भी बोलते हैं, ठीक। पिपली कहा था बंगाल का या बंगाल में प्रथम कारखाना, बंगाल में प्रथम कारखाना था इनका। कब था? 1627, ठीक। फिर बिमलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम, ठीक है। बिमलीपट्टनम का कारखाना था 1641 में था, 1641। फिर कराईकल हम लोग जैसे बोलते हैं, कारिकल बोलते थे, करिकाल या कराईकल, ठीक है ना, कराईकल या कारिकाल बोलते थे। 1645 में इन्होंने अपना कारखाना डाला, करिकल या कारिकाल में, ठीक। इसके बाद चिंसुरा, चिंसुरा में, चिंसुरा में डाला 1653 में। फिर कोचीन में 63 में, कोचीन 1663। अन्य कारखाने पटना था, बालासोर था, ठीक। तो ढेर सारे कारखाने पड़े। फिर ये 1658 के आसपास कारखाने पड़े, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। केवल ये 3, पुलिकट 1610, सूरत 1616 और पिपली सबसे इंपॉर्टेंट है 1627 में। बंगाल में प्रथम, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डचों का बंगाल में प्रथम कारखाना कहाँ था? बंगाल में प्रथम कारखाना कहाँ पर था? पिपली। कब स्थापित किया? 1627 में, ठीक। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। आप लोगों ने इसको लिख लिया है ना? चलिए पॉज करके आप लोग लिख लिया करिए ना, कैसे तुरंत ही मिटाने लगते हैं, तो आप लोग क्या करिए, इसको स्टॉप कर लिया करिए, लिख लिया करिए। कुछ पॉइंट और है इसके, 2-4 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लग रहा है, उनको हम लिखा दे रहे हैं आपको। चलिए कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। एक तो सबसे युद्ध अभी हम लोग बताएंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में प्रथम डच नागरिक कौन आया था, ठीक है, तो कब आया था? तो लिख लीजिए पॉइंट, 1596 में कार्नेलिस द हस्तमान भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था, प्रथम डच नागरिक था, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि ये डचों ने पुर्तगालियों को लगभग पूरी तरीके से नहीं, लेकिन लगभग निष्कासित कर दिया, निष्कासित
कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। ठीक है, मतलब से जो डच थे, पुर्तगालियों तो निष्कासित कर दिए लगभग, मतलब उनको व्यापार से बाहर कर दिए, लेकिन अंग्रेजों की नौशक्ति के पीछे जो थे कौन से, डच, टिक नहीं पाए। ठीक है ना, या अंग्रेजों ने डचों को बाहर कर दिया, डचों ने पुर्तगालियों को बाहर किया, अंग्रेजों ने डचों को बाहर कर दिया। तो अब बाहर कर दिया, इसका मतलब कोई लड़ाई होगी। एक प्रसिद्ध युद्ध है जिसका नाम बेदरा का युद्ध। कब हुआ? 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। जब बेदरा के युद्ध में डच हार गए, बेदरा के युद्ध में क्या हुआ? डच हार गए, तो ये अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया। पहले बात, इनका मन भी कम लग रहा और ये ज्यादा था इंडोनेशिया, पूरा व्यापार इन्होंने अपना लगभग इंडोनेशिया में शिफ्ट कर लिया और बाद में इनका पत्ता कट गया लगभग। ठीक, चलिए, तो ये 3 पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। लोग बेदरा का भी लोग युद्ध भी पढ़ चुके, ये पॉइंट नोट करके आप एक छोटी सेटिंग डाल सकते हैं, डेनमार्क। उसमें 1-2 पॉइंट लिखना है, डेनमार्क इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट लिखकर उसमें काम चला ले रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है पुर्तगाली। याद रखना बात, जितने ही आए उनमें पहला नंबर है पुर्तगालियों को, जो कंपनियों के आगमन में पुर्तगाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डच, फ्रांसीसी या डेनमार्क थोड़ा देख लेना। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं केवल 2 पॉइंट आप क्या करें, जितना पॉइंट मैंने पढ़ाया एक बार नोट डाउन करके देख लेना बस। इसके बाद फिर पूरा कूद जाएंगे हम लोग अंग्रेजों, इंपॉर्टेंट पूरा उपयोग हो जाता है पूरा, क्योंकि उपनिवेशवाद ही हम पूरा उपनिवेश ही था ब्रिटेन का हमारे ऊपर, तो उसको पूरा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जितने उसमें प्रस्तावना, जितने बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, डेनमार्क। ठीक, डेनमार्क या डेन कंपनी। ठीक, चलिए, जो डेनमार्क है और जो डेनमार्क में कंपनी की स्थापित की गई, आपको मैंने लिखाया था, जो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, या डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? की स्थापना 1616 में हुई। ठीक, मैं आपको सबके मूल नाम बता चुका हूं। ठीक है ना, जब हम पढ़ाते तो आप लोग मूल नाम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग सबसे बड़ी समस्या यह रहती है ना कि आप लोग पढ़ते रहते लेकिन आप लोग कमेंट नहीं किए। कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तो हमको अपनी गलती, जो अच्छा पढ़ा रहे हैं खराब पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। सब लोग, जितने भी लोग क्लास करते हैं, लगभग आप लोग कमेंट करिए, तो हमारा थोड़ा उत्साह होता है ना कि हाँ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक ठीक। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में हुई। फिर जो इस कंपनी ने क्या किया, या इस कंपनी ने मतलब डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, इस कंपनी ने 1620 में त्रेंकोबार कहां पर है? तमिलनाडु तथा 1676 में श्रीरामपुर कहां पर है? बंगाल में अपने कारखाने या फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री स्थापित किए।
स्थापित की। ठीक, कहाँ जगह? 1620 में त्रंकोबार तमिलनाडु में, फिर 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में। यही जो इंपॉर्टेंट कंपनियां, ठीक है ना, इसकी स्थापना ही है। ठीक, अब हुआ क्या, ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए, ठीक है ना, आए तो काफ़ी दिन तक रहे, लेकिन ज़्यादा इनका विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि और भी उतना प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए थे। और दरअसल ये चाइना वाइना इधर व्यापार करना ज़्यादा शुरू कर दिए, तो भारत में ज़्यादा ये लोग दिमाग लगाए नहीं, और इसलिए भारत में इनका दायित्व तो नहीं रह पाया, और ना ये जो जितने प्रतिस्पर्धी थे या फ्रांसीसियों ने इनको बाहर कर दिया। फिर अंग्रेजों को ये अपनी कंपनी बेचकर चले गए। कब? 1845 में डेनो ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी अंग्रेजों को बेच दिया। अंग्रेजों को इसने, जो भारत में काम कर रही थी, सब जगह नहीं, जो भारत में कंपनी काम कर रही थी, कंपनी भैया कि ये हमारी जगह आप लोग ले लीजिए, कंपनी जो भी हम संचालन कर रहे हैं आप लोग रहिए, हमको पैसा दे, हम लोग चले जा रहे हैं। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी बेच दिया और ये लोग चले गए। फिर इनका ज़्यादा ये नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इतना था डेनमार्क में। ठीक, अब हम लोग अब पढ़ने वाले फ्रांसीसियों को। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर, 3 पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसको लिख लिए ना आप लोग, डेनमार्क। चलिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना, अब ये वाला लास्ट वाला पॉइंट कि उन्होंने अपनी वाणिज्यिक कंपनी किसको बेचा। ठीक है, सन चाइना पूछा किसको बेचा, तो किसको? अंग्रेजों को उसने अपनी व्यापारी कंपनी को बेच दिया। आप लोग हेडिंग अब डाल सकते हैं, फ्रांसीसी कंपनी डाल दीजिए हेडिंग, फ्रांसीसी कंपनी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये तो बने क्वेश्चन कंपनियों के थ्रू तो बनेंगे आपसे, पुर्तगालियों से, फिर दूसरे नंबर में फ्रांसीसियों थे क्वेश्चन। ये कंपनियों के बारे में नॉर्मल, तो ब्रिटेन से तो बनना है वो अलग बात है। पहले ये जो कंपनी 3-4 कंपनी हम देख रहे हैं, तो ये पुर्तगाली से नंबर 1 क्वेश्चन बनता है, दूसरे नंबर फ्रांसीसियों से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो कंपनी से स्थापित किसने की, या उस समय वहाँ का राजा कौन था फ्रांस का, तो राजा था लुई 14वां। और इनके मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट ने ही 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक, तो हम लोग इसमें आगे चलते हैं, लिखते हैं कि लुई 14वें के मंत्री, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मंत्री का क्या नाम था? कोलबर्ट। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और मैंने बताया था इसका नाम, मूल नाम क्या था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी बनाई गई, इसका नाम क्या था? इसका नाम था कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलिस। ठीक है ना, क्या नाम था? चलो, कंपनी की स्थापना की, जिसे लिख दे रहा, जिसे क्या बोला गया? कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलिस। ठीक है, ओरिएंटलिस कहा गया। सुनिए, दरअसल जो पैसा दे रही थी इस कंपनी को, इसका जो प्रशासन संभाल रही थी, ये पूरा काम कर रही थी कौन? सरकार कर रही थी। इसलिए ये
यह एक कैसी कंपनी थी, क्वेश्चन पूछा, यह एक, यह लिखिए, यह एक कैसी कंपनी, यह एक सरकारी कंपनी थी। यह कंपनी कैसी थी, यह एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, कौन, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, यह कैसी कंपनी थी, यह एक सरकारी कंपनी थी। चलिए, फिर एक पहला जो दल चला, जो फ्रांसीसी अभियान चला या फ्रांसीसी जो दल चला, उसका नाम 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो, याद रखना, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत आया। ठीक, और इसी के नेतृत्व में 1968 में सूरत में पहला कारखाना खोला गया, पहला कारखाना या फैक्ट्री, ठीक है ना, पहला कारखाना या कोठी का कारखाना या फैक्ट्री, या बात एक ही होती। ठीक, सूरत में पहला कारखाना खोला गया। ठीक है ना, कब, किसके नेतृत्व में, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। फिर कब, 1667 में पहला कारखाना। ठीक है, अब आया कब, 1667 में। कंपनी स्थापित की 1664 में, याद रखना बात, अगला पॉइंट है। फिर 1669 में, एक साल बाद, 1669 में मरकारा के नेतृत्व में मुसलीपट्टनम में कंपनी खोली। मरकारा के नेतृत्व में मुसलीपट्टनम में कारखाना खोला गया। ठीक, किसके नेतृत्व में, मरकारा, या कभी कभी ऐसा भी लिखे रहता है मरकारा। ठीक है ना, तो वही है, कभी को उड़ंतरा बना रहता है, कभी कभी ऐसे बना रहता है। ठीक, चलिए, फिर एक कंपनी और स्थापित की गई 1672 में, 1672 में एडमिरल हे के नेतृत्व में, एडमिरल हे के नेतृत्व में सेंट थोमे, जिसको हम सेंट थोमे लिखे थे ना उस बार, वही सेंट थोमे है या सेंट थोमे। ठीक है, सेंट थोम या सेंट थोमे। सेंट थोम कहाँ पर है, मद्रास में कारखाना खोला गया। ठीक, चलिए, अब कंपनी के उस समय जो निदेशक थे उनका नाम था मार्टिन। कंपनी ने क्या नाम था, मार्टिन नाम था। तो मार्टिन जो थे, उन्होंने एक जगह ली, जगह क्या नाम था, पर्दचरी। क्या नाम था, पर्दचरी। जगह ली, एक गांव था पर्दचरी, एक नामक गांव था, बाद में उसी को बनाकर पांडिचेरी बना। ठीक, किससे लिया देखते हैं। 1773 में कंपनी के निदेशक मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार, वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोधी
शेर खां लोदी से परदुचरी, क्या नाम था? परदुचरी नामक गांव प्राप्त किया, जो बाद में पांडिचेरी कहलाया। बाद में क्या हुआ? पांडिचेरी कहलाया। ठीक है। और फिर जब 1700 के आसपास में इसी पांडिचेरी को उन्होंने 1701 में क्या बनाया? इसको क्या मुख्यालय बनाया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, एक जगह और लिए गए, नाम था जो बंगाल की जगह था। एक जगह ली गई, उसका नाम तो नहीं था उस समय, लेकिन एक जगह मिली थी जिसको उस एक नगर बसाया गया था जिसका नाम चंद्रनगर था। ठीक है। चलिए 1674 में बंगाल के जो सूबेदार थे शाइस्ता खां, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से फ्रांसीसियों ने एक जगह प्राप्त की फिर बाद में क्या किया? जगह प्राप्त किया। ठीक है। प्राप्त किया। फिर बाद में 1690-92 में चंद्रनगर नामक शहर बसाया। क्या है? चंद्रनगर नामक क्या हुआ? उन्होंने शहर बसाया। और जो फ्रांसीसी से इनका मुख्यालय क्या था? 1701 में फ्रांसीसियों ने अपना जो मुख्यालय बनाया, मुख्यालय क्या बनाया ना? पांडिचेरी। कौन मुख्यालय बनाया? पांडिचेरी। ये पॉइंट है, आप लोग क्या कर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे ना। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए ठीक। अब कुछ पॉइंट हम लोग और नोट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पांडिचेरी में है, क्वेश्चन पूछ लेता है पांडिचेरी में कौन सा किला बना था या कौन सा फोर्ट बना था, तो उसके बारे में जानकारी पूछ लेता है। तो पांडिचेरी कारखाने में मार्टिन ने, नाम क्या था? फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है ना। मार्टिन ने फोर्ट लुई, पांडिचेरी कारखाने मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। ठीक। चलिए। और फ्रांसीसियों ने 1721 तीन जगह उन्होंने दी थी। 1721, 1724 और 1739। 1721 में इन्होंने जीता मॉरिशस को, ये मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। 1721 में कहाँ पर? मॉरिशस में इन्होंने अधिकार किया। और 1724 में मालाबार तट है ना, मालाबार तट कहाँ पर? मालाबार तट के पास में पाया जाता है, जिसका नाम है माहे।
उन्होंने 1724 में माहे पर कब्जा किया और 1739 में कहाँ पर, कराईकल पर क्या किया, यहाँ तीनों जगह अधिकार कर लिया। फिर वही हुआ लगभग, ये भी जो फ्रांसीसी थे, अब जब पैसा आने लगता है तो ये पगला गए, पैसा आने लगा तो ये भी क्या करें, पकड़ा गया। और अंग्रेज इस समय व्यापार तो कर ही रहे थे और भारत की राजनीति में वो हस्तक्षेप कर रहे थे, और उधर जीत ही गए थे, प्लासी बक्सर का युद्ध जीत ही गए थे, और वो अच्छी खाती बंगाल में बढ़त भी बना लिए थे। इनको भी लगा अब हम भी करते हैं जैसे अंग्रेज कर रहे हैं, वैसा हम भी किए। फिर क्या उन्होंने क्या किया, 1742 के बाद फ्रांसीसी व्यापार से ज़्यादा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। अंत क्या हुआ, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की लड़ाई हुई, करने लगे। अंततः फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुए, जिन्हें कौन सा युद्ध बोलते हैं, जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहते हैं, जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। युद्ध हुए जिन्हें क्या बोलते हैं, कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक युद्ध हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेजों पर पूरी राजनीति इसमें पढ़ेंगे हम लोग ना, भारतीय राजनीति में ये कैसा हस्तक्षेप किए। फिर कर्नाटक युद्ध हुआ और फिर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त किया, और फिर फ्रांसीसियों को, जो फ्रांसीसी थे उनका भी बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा और बाद में चले गए, और फिर पूरा प्रभुत्व हो जाता है ब्रिटेन का। और ब्रिटेन को हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो अभी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी प्रतिक्रिया, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, लेकिन सभी प्रतिक्रिया जरूर दें, मतलब जो कमेंट जरूर किया करिए, और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना ही करना, और दूसरे लोगों तक शेयर भी करना है। और ये क्लास लगभग अब कंटिन्यू ही चलती रहेगी, कोशिश रहेगा अभी कोने में भी धीरे डालने लगेंगे, 2-2 क्लासें कोशिश करेंगे डालने का, टाइम मिलेगा तो ऐसा करेंगे। तो अगली क्लास के लिए, मतलब अगला क्लास कौन सी होगी, अब होगी ब्रिटेन पर, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।